भाइयों, अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 में रिलीज हुई फिल्म मंगलवारम की। यह एक पूरी तरह खौफनाक, रहस्य और सस्पेंस से भरा मसाला है जो दिल धड़का देगी। कहानी शुरू होती है एक गांव से, नाम है लक्ष्मीपुरा, और यहाँ महालक्ष्मी का एक पुराना मंदिर भी है। यह गांव बाहर से तो एकदम शांत और हरा भरा लगता है, पर अंदर से इसमें एक भूल भुलैया जैसा गहरा राज छिपा है। अगले दृश्य में हम दो बच्चों को देखते हैं, शालू और रवि, जो खेत से आमरस चुराकर भागते हुए। दोनों मस्ती में आमरस बांट लेते हैं, पर आखिरी आमरस बच जाता है। रवि बड़ा दिलवाला बोलता है, यह एक माँ महालक्ष्मी के लिए रखेंगे। फिर वह शालू को एक तस्वीर देता है जो उसने कुछ दिन पहले खींची थी, और बोलता है, तेरी आंखों में काजल नहीं था तो मैं महालक्ष्मी के मंदिर गया, वहाँ का काला धुआं नारियल तेल में मिलाकर काजल बनाया। यह सुनकर शालू का दिल पिघल जाता है। जब यह दोनों रास्ते में मस्ती करते चल रहे होते हैं, तब एक कुएं से किसी कुत्ते के पिल्ले के चिल्लाने की आवाज आती है। रवि पूरा हीरो बनके कुएं में उतरता है और उस छोटे से पिल्ले को बचा लेता है। बातों बातों में पता चलता है कि शालू के पापा उसे पसंद नहीं करते और रवि के पापा भी उसे ज्यादा प्यार नहीं देते। मतलब दोनों बच्चे एक जैसी तारे जमीन पर वाली परेशानी में हैं। फिर जब शालू घर पहुंचती है तो बम फट जाता है। पता चलता है कि उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। इस वजह से अब यह पति पत्नी दोनों गांव से 50 किलोमीटर दूर शहर के बाहर रहते हैं। घर में सिर्फ शालू और उसकी नानी जी रहती हैं। यह दूसरी पत्नी एकदम लालची निकलती है। वह बोलती है, इस पूरी संपत्ति के कागजात उसके नाम करवा दो, हमें बच्चे को भी पालना है, इसकी शादी भी करवानी है। नानी जी बोलती हैं, मेरे पास भी तो एक छोटी सी बच्ची है और मेरे पास देने के लिए सिर्फ यह घर ही बचा है। जब शालू की शादी होगी तब इस घर को बेचकर उसकी शादी करवाऊंगी, तो यह घर मैं किसी के नाम नहीं कर सकती। यह सुनकर लालची पत्नी का मुंह लटक जाता है और घर में कभी खुशी कभी गम जैसा ड्रामा शुरू हो जाता है। आखिर में वह परिवार गुस्से में वहाँ से निकल लेता है। जब शालू यह सब रवि को बताती है तो रवि एकदम शांत लड़का बोलता है, चिंता मत कर शालू, महालक्ष्मी के मंदिर में दिया जलाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ, आराम से रह। पर तभी उसका बाप उसे कॉलर पकड़कर ले जाता है और चिल्लाकर बोलता है, मैंने तुझे बीड़ी का बंडल लाने बोला था, अब तक क्यों नहीं लाया? और शालू, तू 2 दिन से घर क्यों नहीं आई? भाई, यहाँ खुलासा होता है कि रवि के पापा की शालू पर गंदी नजर है। फिर दृश्य अगले दिन पर जाता है जब शालू के मासिक शुरू हो जाते हैं। नानी पूरी तरह घबराकर घर पर फोन लगाती है और अपने बेटे से बोलती है, तेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूँ? पर शालू के पापा बिल्कुल निकम्मे बोलते हैं, मेरे पास वक्त नहीं, तू खुद संभाल ले। इतने में गांव में खबर फैल जाती है कि एक घर में आग लग गई। जब शालू और नानी वहां देखते हैं तो दिल टूट जाता है। जला हुआ घर रवि और उसके पापा का था और दोनों जलकर मर गए। यहाँ से कहानी 10 साल आगे छलांग लगाती है। अब हम 2 दोस्तों को देखते हैं, काशीराज और पुल्ली। पुल्ली अंधा है, कुछ देख नहीं सकता। काशीराज अपनी गाड़ी रोकता है और बोलता है, मेरी मिल के आगे इतने लोग क्यों जमा हैं? जब वह दीवार पर देखता है तो एक खौफनाक संदेश लिखा होता है, बड़ी शिवा और दूध वाले की पत्नी उन्नति का चक्कर चल रहा था। गांव वालों से गुजारिश है कि उनके प्यार को समझने की कोशिश करो। दूध वाला, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता, पूछता है, भाई क्या हुआ? काशीराज बोलता है, तेरी पत्नी का किसी के साथ चक्कर था और यहाँ उसी का तमाशा लिखा है। यह सुनकर दूध वाला गुस्सा हो जाता है, अपनी पत्नी को मारने निकल पड़ता है। पर तभी खबर आती है कि उन्नति और शिवा की किसी ने पहले ही हत्या कर दी है। बड़ी की पत्नी रो रही होती है, दूध वाला भी आंसुओं में डूबा है। सब सोच में है, यह क्या खेल चल रहा है। तब गांव में एक नई पुलिस अधिकारी आती है, माया, जो इन दोनों लाशों का शव परीक्षण करवाना चाहती है। पर गांव वाले काशीराज के साथ बोलते हैं, इस गांव में तो सिर्फ मुर्गी और बकरी का शव परीक्षण होता है, इंसानों को या तो दफनाते हैं या जलाते हैं। अगर शव परीक्षण करवाना है तो गांव के जमींदार प्रकाश बाबू से बात कर, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। यह दृश्य तो कहानी जैसा सस्पेंस लाता है। फिर हम प्रकाश बाबू को देखते हैं जो अपने पापा की तस्वीर पर चप्पल फेंकता है और बोलता है, मरने के बाद एक ऐसा बंगला छोड़ गया जो कभी भी गिर सकता है और एक ऐसी गाड़ी जो रास्ते में रुक सकती है। अगर अपनी पार्टी और तमाशों पर पैसा न उड़ाता तो मेरे लिए कुछ तो बचता। तभी उसकी पत्नी राजेश्वरी देवी आती है और बोलती है, अपने पापा को इतना क्यों गाली दे रहे हो? गांव में कोई हादसा हुआ है, जाओ देखकर आओ।
जब प्रकाश बाबू हादसे वाली जगह पर पहुंचता है तो माया बोलती है, इन लाशों को किसी ने जानकर मारा है, ये जहर या दवा खाकर नहीं मरे। पर प्रकाश बाबू पूरा नखरेबाज बोलता है, हमारे गांव में कोई कातिल नहीं और कोई किसी की जान नहीं लेना चाहता। अगर रिपोर्ट में कुछ लिखना है तो लिख दो कि प्यार करने वाले जिनके प्यार को गांव ने नहीं माना उन्होंने जहर खाकर मर लिया। इसके बाद दोनों लाशों को दफना दिया जाता है, पर दूर कोई शॉल लपेटा हुआ शख्स एक लाश को जला रहा होता है। यह किसको जला रहा है यह तो कहानी के आखिर में खुलेगा। दृश्य काशीराज पर जाता है, जो गांव के जनरल स्टोर पर नागमणि से बोलता है, मेरे पास 50 रुपए हैं, तेरे पास 50 में क्या है। नागमणि थोड़ी सी मस्ती करके बोलती है, मेरे पति जो दुबई में रहते हैं वहाँ से एक खुशबू लाए हैं, अगर चाहिए तो ले जा। काशीराज का दोस्त पुल्ली जो अंधा है वहाँ मस्ती करता है और इनकी मस्ती एकदम गोलमाल जैसी है। हम गांव के डॉक्टर को भी देखते हैं जो कुछ दिन पहले शहर गया था और अब वापस आया है। वह बड़ा दिलवाला है। एक परिवार अपनी बेटी का इलाज करवाने आता है तो डॉक्टर बोलता है, तुम्हारी बेटी को डेंगू और मलेरिया है, जल्दी शहर के बड़े अस्पताल ले जाओ, तुम्हारे पास इलाज के पैसे हैं। वे बोलते हैं, पैसे तो नहीं पर किसी से उधार ले लूंगा। डॉक्टर विश्वनाथम अपनी जेब से पैसे निकाल कर देता है। चूंकि गांव में 2 लाशें मिल चुकी थीं, तो श्राद्ध के लिए खाना बनाया जाता है। एक लड़का अपनी लड़की दोस्त के घर न्योता देने जाता है। जब उसके माँ बाप नहीं होते तो दोनों चुंबन शुरू कर देते हैं। तभी उसका भाई गुर्जा आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है, मेरी बहन से दूर रह और आज के बाद इस घर के आसपास मत दिखाई देना। लड़का डरकर बोलता है, मैं तो बस श्राद्ध के खाने का न्योता देने आया था। दृश्य श्राद्ध के खाने पर जाता है, जहाँ सब बड़े मजे से खा रहे होते हैं। काशीराज भी इडली और सांभर में मुँह डाल रहा होता है। तभी एक फोटोग्राफर राम पर शक होता है कि उसने ही दोनों का खून किया। जब राम को यह बात पता चलती है तो वह झगड़ा करने आता है। इस झगड़े में और लोग भी भिड़ जाते हैं और खाने का पूरा वेलकम जैसा मेज हो जाता है। कोई सांभर फेंक रहा है, कोई इडली, कोई चावल के गोले मार रहा है। पर जब जमींदार की पत्नी राजेश्वरी देवी वहाँ पहुँचती है तो सब लड़ना बंद कर देते हैं। मगर राम और गुर्जा एक दूसरे को छोड़ने के मूड में नहीं थे। गांव के मां महालक्ष्मी मंदिर में पुजारी और उसकी पत्नी सोचते हैं कि पूजा का दिन आ रहा है, मेला भी लगेगा, पर पैसे नहीं हैं। पुजारी प्रकाश बाबू से पैसे मांगने जाता है, पर प्रकाश पूरा विलेन बनके बोलता है, मेरी बंदूक में 2 गोलियां हैं, एक चूक गया और अगर तू नहीं भागा तो दूसरी गोली तुझ पर चलेगी। बेचारा पुजारी जाने लगता है। तभी राजेश्वरी देवी उसे बुलाती है और बोलती है, गाँव में एक ही मंदिर है, अगर हम धर्म कर्म नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये पैसे रखो और मेला पूजा बड़े धूमधाम से करवा। पुजारी उन्हें दुआ देता है और पैसे लेकर चला जाता है। चूंकि माँ महालक्ष्मी का पसंदीदा दिन मंगलवार होता है, इस दिन गांव में बड़ी पूजा होती है, मेला लगता है और लोग नाच गाना करते हैं। इस बीच नागमणि का किसी और शख्स के साथ चक्कर चल रहा होता है और दोनों एक दूसरे को तारीफ करते हैं। रात में एक काला कुत्ता गाँव की गलियों में दौड़ रहा होता है और एक औरत जिसके पैरों में घुंघरू हैं और हाथ में आग है, एक जगह से दूसरी जगह भाग रही होती है। अगली सुबह दूध वाला दूध देने जा रहा होता है। तभी गांव की दीवार पर फिर से कुछ लिखा होता है। लोग जमा हो जाते हैं और माया भी वहां पहुंच जाती है। 1 हफ्ते पहले पिछले मंगलवार को 2 लोगों की मौत हुई थी। इस बार भी 2 लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता है, नागमणि और एक मोटा शख्स जो उसे मेले में ताड़ रहा था। दीवार पर लिखा होता है कि इन दोनों के प्यार को गांव समझे। माया को पक्का शक हो जाता है कि यह खुदकुशी नहीं, इस बार मैं लाशों का परीक्षण करवा कर ही रहूंगी। प्रकाश बाबू फिर से बोलता है, कोई परीक्षण नहीं होगा, निकल जा, नहीं तो तेरा तबादला करवा दूंगा। पर इस बार माया का गुस्सा 7 आसमान पर और वह बोलती है, हर मंगलवार को लाशें लटकती जाएंगी, यह खुदकुशी नहीं, जब तक मैं कातिल को नहीं पकड़ लेती आराम नहीं करूंगी। वह पुलिस बुलवाती है और दोनों लाशों को परीक्षण के लिए भेज देती है। माया सोचने लगती है कि ये 4 मौतें मंगलवार को ही क्यों हो रही हैं। गांव वाले बैठक लगाकर बात करते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। 10 साल पहले भी ऐसा हुआ था, पर माँ महालक्ष्मी की बड़ी पूजा से सब ठीक हो गया था। तभी एक पुलिस वाला आता है और बोलता है, क्या बात है, बैठक चल रही है, मुझे भी तो पता चले। गांव वाले बोलते हैं, हमें तो तेरी बॉस माया पर शक है, पिछले हफ्ते ही उसका तबादला हुआ और अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं, शायद इसके पीछे उसी का हाथ है। गांव वाले तय करते हैं कि अगला मंगलवार आ रहा है तो 15-20 मजबूत लड़के रात भर पहरा देंगे, दीवार पर लिखने वाले और कातिल को पकड़ेंगे। उसी रात एक शख्स दीवार पर कुछ लिखता हुआ मिलता है, सब उसके पीछे भागते हैं।
इस बीच जब डॉक्टर साहब जंगल से अपने घर जा रहे होते हैं तो उन्हें कुएं के पास एक डायन दिखती है जो किसी की आहट सुनकर कुएं में कूद जाती है। इस डायन का राज आगे खुलेगा। कहानी अब 18 दिन पहले जाती है जहां शालू जवान हो चुकी है। वह कॉलेज जाती है और एक प्रोफेसर उसे पसंद आ जाता है। बातों बातों में प्यार हो जाता है और दोनों रोज साथ वक्त बिताते हैं। उनकी जिंदगी एकदम मस्त चल रही होती है, पर ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि प्रोफेसर शालू से प्यार करता ही नहीं था। वह 3 साल से एक मैडम के पीछे था और अब उसकी शादी होने के बाद वह तबादला लेकर गांव से जा रहा होता है। शालू रोती है और पूछती है, सर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रोफेसर बिल्कुल बदतमीज बोलता है, तू शेक्सपियर का एक पैराग्राफ है, हफ्ते में एक बार पढ़ लो तो मजा आता है, पर रोज रोज पढ़ने में मजा नहीं। यह कहकर वह चला जाता है। शालू पूरी तरह टूट जाती है। बचपन में वह रवि से प्यार करती थी, वह भी जलकर मर गया। प्रोफेसर को दिल दिया पर वह भी उसे छोड़ गया। वह अंदर से इतना गुस्सा और जज्बात से भरी होती है कि उसे हर जगह प्रोफेसर ही दिखता है, कभी पड़ोसी में, कभी दूध वाले में, कभी बीड़ी पीते शख्स में। वह सबके साथ साथ वक्त बिताती है। धीरे धीरे गांव में बात फैल जाती है कि शालू यानी मरियम्मा की नातिन गलत रास्ते पर चल रही है और हर किसी को लपेट में ले रही है। काशीराज फोटोग्राफर सबकी उस पर बुरी नजर हो जाती है, पर शालू की मुश्किल यह है कि उसे खुद नहीं पता क्या हो रहा है। जब कोई उसे छूता है उसके जज्बात इतने तेज हो जाते हैं कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाती। एक बार उसने अपने बॉस के साथ वक्त बिताया तो बॉस अगले दिन अपने 4 दोस्तों को ले आता है और बोलता है, यह मेरी लड़की है, तुम भी मजे लो। पर शालू मना कर देती है और जाने लगती है। मिल का मालिक उसे रोकता है और बोलता है, उस दिन तो मेरे साथ मजे से किया, अब क्या परेशानी है? वह उसे थप्पड़ मार देता है तो मालिक उसे धक्के देकर निकाल देता है और सबके सामने यह बात फैला देता है कि शालू ने 10 लाख चुराए और उसे पकड़ने पर उसने मालिक और उसके दोस्तों को मारा। शालू पूरी तरह टूट जाती है और खुदकुशी के बारे में सोचती है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाती। रात को उसके जज्बात फिर जागते हैं। वह अपने पड़ोसी से बोलती है, मुझे मार दो, इस चक्कर में मेरी पूरे गाँव में बदनामी हो चुकी है। अब उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं था, कॉलेज भी नहीं जाती थी, बस यूं ही भटकती रहती थी। एक दिन 7-8 लोग उसे गलत इरादे से पीछे भागते हैं, पर शालू अपनी जान बचा लेती है। यह बात प्रकाश बाबू तक पहुंच जाती है कि शालू हर किसी के साथ वक्त बिता रही है और गांव का माहौल खराब हो रहा है। प्रकाश बोलता है, उसे घसीटकर मेरे पास लाओ। जब शालू किसी जरूरी काम के लिए तैयार हो रही होती है, वह काम क्या है आगे बताएंगे। गांव वाले उसे बाल पकड़कर प्रकाश के सामने ले आते हैं। प्रकाश बोलता है, तुझे पता है तुझे क्यों बुलाया गया? तेरी वजह से गाँव का माहौल खराब हो रहा है, जिसे चाहे उसके साथ रात को वक्त बिता लेती है। इस तरह तो गाँव की औरतों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुझे गाँव से निकाल देना चाहिए। देखते ही देखते गांव वाले उसे मार पीट कर लकड़ी भट्टे मारकर गांव से निकाल देते हैं। शालू इतनी बदनामी सहन नहीं कर पाती और खुदकुशी कर लेती है। दृश्य अब वापस आज के समय में आता है, जहां माया के पास लाशों की रिपोर्ट आ चुकी होती है और उसे पता चल जाता है कि कातिल कौन है। आज मंगलवार है, पूजा का दिन, तो सब नाच गाना करते हैं, ताड़ी पीते हैं और पूरी मस्ती में होते हैं। पर सबने प्लान बनाया है कि आज रात फिर कोई किल होगा, तो होशियार रहना है। सब गांव में पहरा लगाते हैं। इस बीच वही काला कुत्ता और घुंघरू वाली औरत दिखती है जो आग लेकर भाग रही होती है। लोग आवाज का पीछे भागते हैं, पर इस बार आवाज 2 जगह से आती है। गुरजा जो पहरे का लीडर है समझ जाता है कि किसी ने जानकर उन्हें गांव से बाहर निकाला है ताकि गांव में कोई और किल हो सके। माया असली कातिल तक पहुंच जाती है, जो होता है डॉक्टर साहब। वह डॉक्टर को पकड़कर मारने लगती है, पर डॉक्टर उसे नशे का टीका लगा देता है और उसे बांधकर बिठा देता है। माया पूछती है, तुम गांव में किल क्यों कर रहे हो? लाशों की रिपोर्ट में पता चला कि उन्हें क्लोरोफॉर्म का टीका लगा था और यह सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम्हारा गांव वालों से क्या दुश्मनी है? यहाँ पूरी फिल्म का राज खुलता है। 18 दिन पहले जब डॉक्टर साहब गांव के अंधेरे रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें शालू बहुत बुरी हालत में मिलती है, जैसे 8-10 लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया हो। उसके जिस्म पर खरोंचें थीं। शालू मरना चाहती थी। डॉक्टर उससे पूछते हैं, मुझे बता तेरी परेशानी क्या है? पर शालू को खुद नहीं पता। डॉक्टर उसका खून का नमूना लेते हैं और एक महिला डॉक्टर को भेजते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि शालू के जज्बात सामान्य से 10 गुना ज्यादा तेज हैं। जब भी कोई उसे आकर्षित करता है, उसकी इच्छा सामान्य से ज्यादा जागती है और वह जिससे मिलता है उसके साथ वक्त बिता लेती है।
डॉक्टर बोलते हैं मैं दवा दे सकता हूँ ताकि जज्बात कंट्रोल में आए, पर दिमागी सुकून नहीं होगा तो यह सब चलता रहेगा। डॉक्टर शालू को अपनी बेटी बना लेते हैं और उसका ख्याल रखने लगते हैं। इस बीच दूसरी चिल्लाने की आवाज पर फोटोग्राफर पहुंचता है। वहाँ माँ महालक्ष्मी का मास्क पहना शख्स उस पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। फोटोग्राफर पूछता है तू कौन है और लोगों को क्यों मार रहा है। वह शख्स मास्क उतारता है और बोलता है मैं रवि हूँ। फिर वह फोटोग्राफर को त्रिशूल से मार देता है। कहानी फिर 18 दिन पहले जाती है। डॉक्टर को रवि मिल चुका होता है जो शालू से शादी करना चाहता था। रवि अपनी कहानी बताता है 10 साल पहले जब शालू मुझसे मिलने आई थी, मेरे पापा ने उसके साथ गलत करने की सोची। मैं शालू से नजर नहीं मिला पाया तो मैंने पहले अपने बाप को मारा, फिर घर जलाया। इसने मेरा चेहरा भी जल गया और मैं अपनी खराब शक्ल के साथ शालू के सामने नहीं आना चाहता था, पर मैं हमेशा उसके साथ था। जब वह स्कूल कॉलेज जाती थी, प्रोफेसर के साथ घूमती थी या जब गांव में उसकी बदनामी हुई, मैं दूर से देखता था पर सामने आने की हिम्मत नहीं थी। जब डॉक्टर साहब ने बताया कि शालू की हालत इतनी खराब है तो मैं उसकी जिंदगी में वापस आना चाहता हूँ। उस दिन शालू और रवि शादी करने वाले थे। शालू तैयार हो रही थी पर प्रकाश बाबू ने उसे बुलवा लिया और फिर गांव वालों ने उसे मारपीट कर गांव से निकाल दिया। उस रात उसे सिर्फ निकाला नहीं गया बल्कि उसका कत्ल हुआ। इसमें 6 लोग शामिल थे। पहले 2 लोगों की लाश कुएं के पास मिली, फिर 2 लोगों को पेड़ पर लटकाया गया और एक शख्स को रवि ने अभी मारा। माया डॉक्टर से पूछती है आखिरी शख्स कौन है। यहाँ सबसे बड़ा राज खुलता है। आखिरी शख्स कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है, राजेश्वरी देवी। उसका फोटोग्राफर के साथ छुपा हुआ चक्कर था। वे रोज रात को साथ वक्त बिताते थे। जिस रात शालू 7-8 लोगों से भाग रही थी और छुपने की जगह ढूंढ रही थी, उसने राजेश्वरी और फोटोग्राफर को साथ देखा। राजेश्वरी ने सोचा कि अगर शालू ने यह बात प्रकाश बाबू या गांव में फैला दी तो बदनामी होगी। इसलिए उन्होंने 6 लोगों के साथ प्लान बनाया। पहले शालू को गांव से निकाला, फिर रात को उसका कत्ल किया और लाश कुएं में फेंक दी। यह सब प्रकाश बाबू सुन रहा होता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी पर गुस्सा करता है और उसे तेल लगाकर आग लगा देता है। शालू के 6 कातिलों को सजा मिल चुकी होती है, पर इस लड़ाई में प्रकाश के पेट में चाकू लग जाता है। अगले दिन डॉक्टर साहब टाँके लगाने आते हैं तो प्रकाश पूछता है एक बात बता, तुम और रवि शादी की खरीदारी के लिए शहर गए थे तो तुम्हें किसने बताया कि 6 लोगों ने शालू को मारकर कुएं में फेंका। यहाँ पता चलता है कि पुल्ली जो अंधा बनने का नाटक करता था उस रात कुएं के पास था। उसका अंधा बनने का ड्रामा था ताकि लोग उसे पैसे और दारू दें। उसने अपनी आंखों से देखा कि 6 लोगों ने शालू को मारा और कुएं में फेंका। फिल्म के आखिर में पुल्ली फिर ताड़ी पीकर अंधा बनने का नाटक करता है और फिल्म खत्म हो जाती है। पर अंत में एक दृश्य दिखाता है कि गांव में फिर से दीवारों पर बड़े बड़े संदेश लिखे जा रहे हैं और प्यार करने वालों के लिए दुख जताकर माफी मांगी जाती है। आगे चलेगा लिखा जाता है मतलब शालू या रवि की आत्मा वापस आएगी और गलत काम करने वालों को मार देगी। मुझे तो लगता है इस फिल्म का नाम लक्ष्मीपुरा से कामाठीपुरा रख देना चाहिए था। खैर तुम्हारा इस पर क्या सोच है मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अगर यह फिल्म का व्याख्या तुम्हें पसंद आया तो कमेंट, लाइक और शेयर करो। इस तरह का झक्कास कंटेंट सिर्फ हम ही लाते हैं भारत में, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ऐसी और फिल्मों की व्याख्या हम लाते रहें। तब तक के लिए देखते रहो, सुरक्षित रहो और अगले वीडियो में मिलते हैं भाइयों।